Hello dear students, welcome back to Science Wise once again. Today I am here with Unit 3, that is the world of living, chapter number 7 of class 6, that is living and non-living. So in this chapter बच्चे basically we are going to study about the characteristics of living and non-living. क्या पढ़ने वाले हैं? Characteristics of living and non-living और difference between living and non-living. ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं लिविंग नॉन लिविंग के और कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 10 कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये होगा आपके पार्ट्स में, है ना. तो अभी जो मैं आपको बना रही हूँ वो पार्ट 1 का वीडियो है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, बिफोर दैट वन get ready exercise is already given to us. Let us solve it. Look at the given picture of the park and answer the following question. तो आप लोग पहले इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर लीजिए. ठीक है, ये एक पार्क की पिक्चर है. यहाँ बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे पीपल्स आपको दिख रहे हैं, है ना. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है ना. चलो देख लिया अच्छे से. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं आपको मेक अ लिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द पिक्चर. तो आपको लिविंग क्या दिख रहे हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है? लिविंग है. प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ये क्या हो गए? लिविंग हो गए. अब हम नॉन लिविंग की अगर बात करते हैं तो बास्केट, बुक, देन टॉयज, बेंच, है ना, हाउस, बोट, ये सब क्या हो गया आपका? नॉन लिविंग. ठीक है, डू यू थिंक दैट नॉन लिविंग थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अस? क्या आपको ऐसा लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग्स. नेम वन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विच इज मेड फ्रॉम लिविंग थिंग. आप किसी एक इस पिक्चर में से किसी एक नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताइए जो कि लिविंग थिंग से बनी हुई है. तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रही है क्या? बेंच. ठीक है, बेंच जो है वो किससे बनी हुई है? वुड से. वुड कहां से आती है? प्लांट से. प्लांट क्या है? लिविंग. तो अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है बच्चों, देखो हम लोग बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं. अभी भी अगर आप आंख घुमा के देखेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आप अपनी बुक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इंसेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, खिड़की से बाहर देखेंगे तो ट्री आपको दिख रहा है, प्लांट दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं. ठीक है, विंडो दिख रही है, टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रहा है. तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिख रहे हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. और दो कैटेगरीज या ग्रुप्स कौन से हैं? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी? जो चीज जिसमें लाइफ है, द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. और ऐसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं है यानी कि थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इज कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, रॉक, सॉइल, ये सब कैसे है? नॉन लिविंग है. ठीक है, अब लिविंग थिंग जो होती है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती. ठीक है, लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि नॉन लिविंग में नहीं होगी. ठीक है, लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव. और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको हेल्प करती है ताकि आप क्या कर पाए? डिफरेंशिएट कर पाए लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग. एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग थिंग. कौन कौन सी चीजें लिविंग है? एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आईज इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, all are living things. Living things share some common feature but they also differ in some characteristics.
ठीक है, लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से डिफर होते हैं। ठीक है, अगर हम इंसानों की ही बात करें तो जो आप देख रहे हो ना कि सारे इंसानों के पास 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो ये कॉमन फीचर्स हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके बिहेवियर की बातें करेंगे तो उनका बिहेवियर एक दूसरे से डिफर करेगा, इंडिविजुअल से डिफर करेगा। ठीक है, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जो भी चीज है ना, अगर हम मैटर की बात कर रहे हैं तो मैटर इससे बना हुआ है, एटम से। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट मैटर की क्या होती है? एटम। ऐसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? सेल। क्या होगी बेटा? सेल, है ना। हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट है वो है सेल, और इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग क्या कौन होगा? सेल। ठीक है, और हम सभी किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग, और इसको हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और वेरियस फंक्शंस करती है जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, द सेल्स आर केपेबल ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली। ये जो सेल्स होती है ये केपेबल होती है इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली रहने की। ठीक है, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी। अब सेल एक टाइप की नहीं होती, सेल बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, उनके शेप अलग होते हैं, उनका साइज अलग होता है, उनका फंक्शन अलग होता है। ठीक है, तो जो सेल्स है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, इसलिए यहाँ लिखा है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन और इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये क्या करती है? बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं द सेल ऑफ द हार्ट, आपके हार्ट की जो सेल्स है दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन। ठीक है, जो आपकी हार्ट की सेल्स है वो आपकी स्किन की सेल्स से बिल्कुल ही अलग होंगी, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस की हमने बात की कि सेल डिफर करती है एक दूसरे से। अब जो सिमिलर सेल्स होती है ना, सिमिलर सेल्स क्या करती है? एक साथ जुड़ती हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और जब ये सेल्स जुड़ती हैं तो ये क्या बना लेती हैं बेटा? टिश्यू। A group of similar cells that perform a particular function join together to form a tissue. क्या बनाएंगी? ये टिश्यू बनाती है। ठीक है, और ये अब एक जैसे जब टिश्यू बन जाते हैं ना तो वो फिर से एक बार रीबिल्ड होते हैं, एक बार फिर से जुड़ जाते हैं ताकि वो एक ऑर्गन बना पाए। ठीक है, क्या बनाएंगे वो फिर? ऑर्गन। A group of tissue with similar structure and function is collectively known as organ. अब जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस करते हैं, अगर वो एक साथ फंक्शनिंग करने लगेंगे तो आपका क्या फॉर्म होगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। The stomach, intestine, liver, etc. together form digestive system. Stomach, intestine, liver ये सब एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? Digestive system. Many organ system join and work together to form a plant or an animal body. अब ये देखिए, ये क्या होती है? सेल। ठीक है, एक जैसी बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं, यानी कि सिमिलर सेल्स अगर जुड़ती जाती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? एक टिश्यू। अब ये ऐसे बहुत सारे टिश्यूज जुड़ेंगे तो ये क्या बना लेंगे बेटा? ये बनाएंगे एक ऑर्गन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन डेवलप होंगे, फिर ये आपका क्या बना लेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, और बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़ने के बाद क्या बनता है? एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स। अब हम आ जाएंगे एक्टिविटी 1 पे।
तो एक्टिविटी 1 इज इन्वेस्टिगेशन. इट इज जस्ट अ सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द सेल इन अ प्लांट. तो आप ये अपनी टीचर्स को रिक्वेस्ट कीजिएगा अपने अपने स्कूल में कि आपको वो माइक्रोस्कोप में प्लांट सेल दिखा दे, तो वो आपको दिखा देंगी. ठीक है. जनरली क्या होता है कि अनियन पील सेल दिखाया जाता है, तो वो टेम्पररी स्लाइड या परमानेंट स्लाइड जो भी आपकी लैब में अवेलेबल होंगी वो आपकी टीचर्स आपको दिखा देंगी. ठीक है. एक बार बस ये पढ़ लीजिएगा. अब जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो दो चीज आपको याद रखनी है. पहली है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. यूनि और मल्टी. अब यूनिसेलुलर यानी कि जो एनिमल एक ही सेल से बने हैं ना, ओनली वन सेल, है ना. किससे बने हुए हैं? ओनली वन सेल से बने हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर. जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ईस्ट, ये सब किससे बने हुए हैं? वन सेल, है ना. दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब ये एक सेल से बने हैं तो इनके जो बॉडी फंक्शंस हैं, ठीक है, जैसे हमारे लिए, हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है ना, और भी बहुत सारे सिस्टम्स है, सारे अलग अलग हैं. ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है हमारा, लेकिन क्योंकि ये एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है तो ये एक सेल ही सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है और सर्वाइवल में हेल्प करती है. ठीक है. ऑल द फंक्शंस एसेंशियल फॉर लिविंग आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ओनली. ठीक है. अमीबा, फंगी, एल्गी आर ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब and they perform all the function by themselves. अब मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो दो या दो से ज्यादा सेल्स से बने हुए होते हैं. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड ऑफ सेवरल स्पेशलाइज्ड सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इतनी बात समझ आई? मल्टी सेलुलर यानी कि टू या फिर मोर देन टू. ठीक है. मोर देन टू. समझ आ रही है बात? टू या टू से ज्यादा सेल से जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो सारे मल्टी सेलुलर में आएंगे, है ना. गेट इट राइट. वायरस. अब वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस जो है बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करता है, यानी कि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की बीच में आता है. जैसे कि अगर वायरस किसी होस्ट पे है तो वो लिविंग हो जाएगा, लेकिन अगर वो होस्ट से दूर है तो वो नॉन लिविंग रहेगा. ठीक है. यानी कि वायरस अपना नेचर लिविंग नॉन लिविंग वेरी कर सकता है ऑन द डिपेंडेंस एंड द नीड ऑफ द होस्ट बॉडी. राइट. अब यहाँ पे एक हम पढ़ेंगे एड्स और HIV के बारे में. तो पहले हम ये वायरस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है. वायरस लाइज ऑन द बाउंड्री बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. It is infectious agent that replicates when it enters the cell of any living organism. Replicate यानी कि multiply करना, एक से दो, दो से तीन, तीन से, ठीक है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ. ऐसे बहुत तेजी से ये रेप्लिकेट कब करता है? जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ जाए या फिर ये होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाए. ठीक है. वायरस कैन अफेक्ट द सेल ऑफ द सेल और द होस्ट इन विच दे रेप्लिकेट. ठीक है. वो इन्फेक्ट या अफेक्ट कर देता है जिस भी सेल के अंदर या जिस भी होस्ट के अंदर वो है. इसके बाद एड्स, ये आपने नाम सुना होगा. तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसको याद कर लेना, कई बार फुल फॉर्म आता है इसका. ठीक है. इट इज वन ऑफ द डेडलिस्टेड डिसीज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड HIV. ठीक है. एड्स एक डिसीज है जो कि डेथ कॉजिंग डिसीज है, और ये किससे होती है? HIV वायरस से. किससे होती है बेटा? HIV वायरस से. और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. समझ आ गई इतनी बात? नेक्स्ट पेज पे आते हैं.
अब लिविंग थिंग्स मूव, ये आपका कौन सा कैरेक्टर हो गया? आपका सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, कि लिविंग थिंग्स जो है वो शो करती है क्या? मूवमेंट। मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स, अब मूवमेंट और लोकोमोशन की अगर हम बात करें यहाँ, तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन किस किस बेस पे होगा, या हम बोले कि कोई भी एनिमल क्यों मूव करेगा? पहली बात तो कोई भी एनिमल मूव करता है कब? इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर, यही रिक्वायरमेंट होती है एनिमल की, इसीलिए वो मूव करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि अगर कोई एनिमल है जो कि प्रीडेटर है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी दूर जाना पड़ेगा उसको। प्रीडेटर कौन होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो एनिमल को किल करके खा लेते हैं, है ना, या फिर प्रे बनाते हैं किसी एनिमल को, तो उनको हम प्रीडेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एनिमल ऑल्सो मूव अदर बॉडी पार्ट अपार्ट फ्रॉम लेग, दे मूव देयर टेल टू स्वैप फ्लाइज और मूव या और रिमूव that is something that is annoying them. They also raise their ear in the direction of the sound to hear more clearly. आपने डॉगीज को देखा होगा, कोई आप साउंड क्रिएट करेंगे, आप वहां आवाज करेंगे ना, तो डॉगीज थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं और अपने ईयर्स को रेज कर लेते हैं ताकि उनको क्लियरली सुनाई दे। तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड इज लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करती हैं, ठीक है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? अनलाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, अनलाइक एनिमल्स प्लांट्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एनिमल्स के जैसे प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं? They move their parts in response to change in their immediate environment, ठीक है। अगर प्लांट के किसी भी environment में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो क्या करते हैं? अपने पार्ट्स को मूव करते हैं, ठीक है। अच्छे, और स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो स्टिमुलस क्या होता है? A change in the immediate environment of an organism that produce some change in the organism is called stimulus, ठीक है। एनवायरमेंट में होने वाला ऐसा चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। अब हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स क्या है? द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म arise due to the stimulus that lead to some change in response. अब इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है कि टच मी नॉट जो प्लांट होता है, ठीक है, जिसको हम मिमोसा भी बोलते हैं, उसकी जो लीव्स है, जैसे आप उसके पास हाथ लेके जाएंगे तो उसकी लीव्स कैसी हो जाती है? क्लोज हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस की तरफ उसका एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। द शूट मेड अप ऑफ स्टेम्स लीव ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स द लाइट एंड अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ठीक है। आपने देखा होगा कि शूट जो होती है प्लांट की, वो कहाँ बढ़ती है? ऊपर की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो फोटोट्रोपिज्म को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो? फोटोट्रोपिज्म को, इसलिए वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा कोई भी चीज जो है वो जमीन पे आती है, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटी। बट जो शूट है वो लाइट सेंसिटिव है ना, इसीलिए वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। क्लियर? अब हम आ जाएं जियोट्रोपिज्म की, हम बात करेंगे। यहाँ दो चीजें हैं, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, कई बार वो आपसे डिफरेंस बिटवीन भी पूछ लिया जाता है। सम फ्लावर्स सच एज पॉपी एंड लोटस क्लोज एट नाइट, ठीक है। द सनफ्लावर कीप मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ सन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूरजमुखी इन हिंदी। Roots of all plants grow downwards towards the gravity under the soil.
The downward growth of roots toward the gravity is called geotropism. ठीक है, downwards जो growth हो रही है roots की towards the gravity, that is known as geotropism. The light and the gravity are stimuli to which different part of the plant respond. अब ये लाइट और ग्रेविटी क्या हो गए, स्टिमुली हो गए किसी भी प्लांट के लिए, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, उनकी ग्रोथ जो है लाइट की तरफ हो रही है तो वो फोटोट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी के साइड हो रही है, सॉइल के इनसाइड हो रही है तो वो जियोट्रॉपिज्म। अब हम आ जाते हैं एक्टिविटी, दिया हुआ है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। ये भी बहुत ही इजी एक्टिविटी है, आप खुद ही घर में कर लीजिएगा ये, ठीक है। और इसका जो ऑब्जर्वेशन है या कंक्लूजन है वो ये आने वाला है कि द स्टेम शोज फोटोट्रॉपिज्म बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द सन, ठीक है। अब इसके बाद फाइंड इट आउट दिया है और थिंक एन आंसर, तो ये आप फाइंड इट आउट कर लीजिएगा। देयर आर सम प्लांट्स सच एज मॉर्निंग ग्लोरी इन विच फ्लावर ओपन इन मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट। Similarly, there are some other plants in which flower blooms at night only. Find out the name of two such plant in which flower blooms at night. ठीक है, इसको आपको ढूंढ के रखना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका जो फ्लावर है वो नाइट में ब्लूम करता है। थिंक एंड आंसर, ठीक है, सॉरी, think and discuss. How do human beings show response to stimulus या stimuli? Discuss with different example. इसका एक एग्जाम्पल तो मैं बता देती हूँ आपको। When you touch the hot object, ठीक है, अब मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आप खुद इस पे काम करें। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इस पार्ट के मतलब इस चैप्टर के मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. For part 2 videos, stay connected to ScienceWise, and if you have any doubt, you can ask your doubts in comment section. Okay, so this was the end of part 1 video. Clear? अब part 2 video जो है वो बहुत जल्द ही हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। Stay connected to ScienceWise. Thank you dear students, and your doubts are always welcome in comment section.